को समाप्त करना है ना। तो जो लोग नए हैं बस 5 से 10 मिनट बैठिए, तब तक हम एक टॉपिक शुरू किए थे उसको खत्म करते हैं, फिर नया टॉपिक जब शुरू होगा आपको अच्छा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये टॉपिक में आप दिमाग नहीं लगाइएगा, जिनका पहला क्लास होगा बिल्कुल नहीं लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रस्तावना में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पेज नंबर बताइए थोड़ा। 42। अच्छा हाँ, आधारभूत ढांचा तो कितना लिखा दिए थे? एक मिनट, फिल इन द ब्लैंक्स क्या नहीं निकाले, चलिए बाद में निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए, कितना नंबर तक हो गया? लास्ट लाइन ला तो बुक लाना। अरे बुक वाला कहाँ खोई रहती है, ये तो हो ही गया था ना, तुम पूरा भर लिए। अच्छा, ऑनलाइन क्लास, चलिए फायदा उठा रही है। न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति, लास्ट कलम जो लिखाए थे आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा का मतलब पहले समझा चुके हैं, जिसको आपको परिवर्तित नहीं करना है, उसमें कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। संसद भी इससे उल्टा पुल्टा कोई कानून नहीं बनाएगा। तो न्यायिक पुनराविलोकन की जो शक्ति है संसद को दी गई है ना। न्यायिक पुनराविलोकन, टाइम से आइए आप लोग प्लीज, यहाँ शासन को तोड़िएगा, नहीं पढ़ाएंगे, पहले बता रहे हैं। एकदम 7 बजे तक आप लोग आ जाइए, आप लोग के वजह से हम 10 मिनट लेट जाते हैं। 7:10 से क्लास शुरू हो जाए और 8 बजे तक खत्म हो जाए। बैटरी का व्यवस्था कीजिए, इसको कल ही से बोल रहे हैं, जितना जल्दी हो सके बैटरी खत्म। देखिए ना, उसमें होगा दराज वराज में होगा एक आध को पुराना बैटरी। हेलो, देखिए खत्म होगा संजय जी, खत्म होगा। कल हम बोले थे इन लोग, थोड़ा कोचिंग चेंज हुआ, जगह चेंज हुआ है तो समझ ही रहे हैं। बैटरी है बोरा में पस दिया है, अब बताओ, बिल्कुल खत्म हो। हेलो हेलो हेलो, मिलेगा अभी सुबह सुबह? नहीं मिलेगा, जान रहे हैं, फिर 8 बजे से बैच। ये वाला माइक आई बैटरी दोनों लेके रखिए। हेलो, चलिए पीछे तक आवाज जाएगी, सुनिए, कोशिश कीजिए आप लोग। इसको देखिए, ले जाइए, लगा के चेक करके लाइए। चलिए, तो न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति का मतलब होता है फिर से जांच पड़ताल करना। फिर से यानी कि पहले एक बार किया जा चुका है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप उसको क्या कीजिएगा, फिर से। जैसे संसद कोई कानून बनाया तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो जांच सके कि हाँ, आप जो कानून बनाए किसी और कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, बात समझ रहे हैं ना। या सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो दोबारा जांच कर सकता है कि मेरा निर्णय क्या सही है या गलत है। तो इसको बोलते हैं न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति। विश्व में सबसे ज्यादा पावरफुल जो है सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका का है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को जो कानून में बात नहीं है ना, उसका भी व्याख्या करने का अधिकार है। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कानून के हिसाब से काम करने का अधिकार है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। और विश्व का सबसे मजबूत संसद बताए थे ब्रिटेन का है। और ब्रिटेन के संसद के बारे में कहा जाता है कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा दुनिया का कोई काम कर सकते, इतना पावरफुल है। आप लोग चलते देखिए हमको कितना प्रॉब्लम हो रहा है ना, सुधरबत नहीं के कभी भी देखा लो बड़ा लोग कल बोल दिए थे बैटरी नहीं है तो समझ में नहीं आता है, अपने दुनिया में रहिएगा, समझे। तो विश्व का सबसे मजबूत संसद, तो हम लोग इतने होशियार थे
कि संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन वाला ले लिए, है ना, और न्यायिक पुनराविलोकन कहां से लिए? न्याय व्यवस्था, न्यायिक पुनराविलोकन, ये शब्द आए तो सीधे जवाब दीजिएगा हमें। तो ओवरऑल आगे हम लोग को पूरा इसका विस्तार से पढ़ना है। अभी इतना ही जानिए कि न्यायिक पुनराविलोकन की जो शक्ति है ये आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आती है। आगे लिखिएगा, संघात्मक ढांचा। पीछे सुनाई नहीं दे रहा होगा, हम समझ सकते हैं, थोड़ा बोर्ड पे देखिएगा। संघात्मक ढांचा, संघात्मक ढांचा, संघात्मक ढांचा। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। संघात्मक का मतलब हुआ कि जैसे कि भारत जो है राज्यों से मिलकर बना हुआ है, इस अर्थ में भारत को संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है। तो ये जो संघीय व्यवस्था है, संसद को अधिकार नहीं है कानून बना के इसको एकात्मक में बदल। ये संघ था, संघ है और संघ रहेगा। बात थोड़ा समझ में आया ना? अगला टॉपिक यही है, संघ और उसका राज्य, उसमें विस्तार से पढ़ाएंगे। यहां पे बस इतना समझिएगा कि संघात्मक का मतलब क्या है। तो भारत जो राज्यों का संघ है ना, यह व्यवस्था को आप तोड़ नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। जब तक संविधान है तब तक आप इसको खत्म नहीं कर सकते। क्लियर बात समझ आया? नेक्स्ट लिखिएगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। बोर्ड पे देखिएगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, पंथ निरपेक्षता। जो समझा चुके हैं उसको दोबारा फिर समझाया जाएगा, समय आएगा फिर। पंथ निरपेक्षता ये भी समझा चुके हैं, है ना, इसको नहीं हटाया जा सकता है। निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, चलिए, तो इस तरीके से ये कुछ आधारभूत ढांचा है, इसको याद करके रखिएगा। निष्पक्ष चुनाव, पंथ निरपेक्षता, पंथ। ये परीक्षा में सवाल कैसे देगा पहले समझ लीजिए। परीक्षा में देगा, निम्नलिखित में से कौन आधारभूत ढांचा नहीं है, या आधारभूत ढांचा, क्लास में नहीं, कौन आधारभूत ढांचा है। बात समझ गए सवाल? तो अगर इस पॉइंट को याद रखिएगा तो इसमें से आप आसानी से पहचान लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए, नोट्स की तरफ अपने अपने देखिए। नोट, संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। बात समझ में आया? ये जो आधारभूत ढांचा है, हम पहले फिर बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। संशोधन कर सकती है लेकिन नकारात्मक नहीं करेगी, सकारात्मक करेगी, उसको बढ़ा सकती है। हम लोग जनरली समझते हैं क्या उसको छुए नहीं करेगी, अरे ऐसा थोड़ी होता है। उसको क्या करेगी? बढ़ा सकेगी, उसका विस्तार कर सकेगी, लेकिन कोई निगेटिव परिवर्तन नहीं करेगी। ठीक है ना? आगे देखिए, बल्कि संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार हो और मजबूतीकरण भी हो। क्लियर? चलिए, अब इस तरह से टॉपिक समाप्त होता है, लेकिन इस टॉपिक को समझाने के दौरान कुछ तथ्य छूट गए, तो उसको हम लोग अन्य तथ्य में पढ़ लेते हैं। चलिए जल्दी से भरिएगा। प्रस्तावना में अब तक मात्र जो है ना, कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। भरिए, प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार। कौवा संशोधन 42वां कौवा संशोधन हुआ है। आज तक संविधान की प्रस्तावना में कौवा संशोधन हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है। कौवा हुआ है 42वां हुआ है। कब हुआ था? 1976 में। भरिए दूसरा पॉइंट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए प्रस्तावना में शब्द, इसके द्वारा जो संशोधन हुआ ना, तो उसमें 3 गो शब्द जोड़ा गया था, है ना, याद रखिएगा। मोस्ट वीवीआई भरिएगा। सबसे पहले समाजवादी, 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 पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, और राष्ट्र की अखंडता, और राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई अनगिनत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा,
यूपीएससी वाले, ये जो शब्द जोड़े गए हैं, एक समिति इंदिरा गांधी ने बनाई थी जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उसी समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो फिर चर्चा करेंगे। और साथ में उस समिति ने कहा कि इस प्रस्तावना में ये 3 शब्द का जोड़ना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। और इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है ना। और उसी समिति की रिपोर्ट पर संविधान में मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। मूल संविधान में कर्तव्य नहीं था, जो 1950 को लागू हुआ ना, उसमें कर्तव्य नहीं था। कर्तव्य बाद में इसी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा एक नया भाग 4 क, एक नया भाग 4 क बनाया गया। और इसी में अनुच्छेद एगो नया बनाया गया 51 क, और उसमें 1 से लेके उस समय 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो बाद में बढ़ के एक और इसमें ऐड हो गया है। आज 1 से लेके क गो है? 11 गो है। ये सब आगे पढ़ना है, लेकिन चूंकि शब्द आ गया सरदार स्वर्ण सिंह, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। प्रस्तावना के अनुसार समस्त शक्ति का स्रोत कौन है? भारतीय जनता। भारतीय जनता, क्या हम भारत के लोग? बिल्कुल सही है, भारतीय जनता। प्रस्तावना के अनुसार समस्त शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसा कि प्रस्तावना पढ़ा रहे हैं तब से कर रहे हैं, इस प्रस्तावना को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। तो कुछ प्रमुख बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने प्रस्तावना को क्या नाम दिया है उसको आपको तथ्यात्मक रूप में याद रखना पड़ेगा, है ना। तो अगला पॉइंट है, देखिए नोट्स में, सर अर्नेस्ट बारकर। क्या नाम है? और बारकर। बारकर शब्द को ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा उपयोगी है, खासकर आईएएस पीसीएस वालों के लिए, यूपीएससी बीपीएससी वालों के लिए। जनरल कंपटीशन में नहीं पूछेगा, लेकिन आईएएस पीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो अर्नेस्ट बारकर ने अपनी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की कुंजी, चाबी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बारकर ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की कुंजी कहा है। पढ़ लीजिए बारकर साहब ने, संविधान की कुंजी। उसी तरह से एम हिदायतुल्लाह, जो हमारे देश के राष्ट्रपति कार्यवाहक बने थे और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे, उन्होंने इस प्रस्तावना को जो है संविधान का आत्मा कह दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट भरिएगा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द जुडिशियल प्रोसेस में प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। अब यहां थोड़ा रुकना होगा, समझना होगा। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा का तात्पर्य पहले समझिए। यह बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है, इसमें बहुत से लोग जो हैं फंस जाते हैं। हाँ, फैन बंद कर लीजिएगा ना तो आवाज पीछे तक जाएगा आप लोग को। तो जिनके बगल में स्विच है, देखिए ये तो फैन बंद ही है, एक बार और बंद करो ना। नहीं वो नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट में रहिएगा, तो कष्ट में रहना ही पड़ेगा। हाँ, ठंडो लागत है, ऐसे बुझाता छठ में बोरा उड़ा दी हमने। एक्सरसाइज कीजिए, ठंडा सब भागेगा। जाड़ा के दिन है, बीपी अपने देख लीजिए, लहसुन चबाइए जवान लोग और दौड़िए। एक लहसुन का कली सुबह उठ के चबा के पानी पी लीजिए, और जितना मैक्सिमम कम से कम आधा घंटा फील्ड में रनिंग कीजिए। कोई ठंडा फांडा कुछ ना होला। अंडा खइला से ठंडा ना भागेला, बड़ा लोग के कंफ्यूजन है, बीमार कर देवेला।
एक्सरसाइज कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन सही रहना चाहिए, है ना। एक्सरसाइज कीजिएगा। देखिए हमको पसीना चल रहा है, 3 किलोमीटर दौड़ के आ रहे हैं, 20 दिन हो गया था दौड़े हुए, शरीर खराब होते जा रहा था, फिर बीमारी पकड़ने लगा था, अब फिर दौड़े, फिर हमको तो पसीना चल रहा है, मस्त मजा आ रहा है, लग रहा है स्वर्ग में। मजाक नहीं, सही। सुबह सुबह शरीर से जब पसीना निकलता है ना, समझिए वो बीमारी निकल रहा है। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दिया जाए। संविधान की आत्मा, ये सब परीक्षा में सवाल पूछता है और बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मौलिक अधिकार प्रस्तावना अनुच्छेद 32 जो मौलिक अधिकार का ही हिस्सा है, अब इसमें से हम लोग जवाब किसको दें? बात समझ में आ गया ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई विद्वान का नाम नहीं दे, सीधे पूछे कि निम्न में से किसे संविधान का आत्मा माना गया है, तो प्रस्तावना जवाब दे दीजिएगा। ऐसे संविधान का आत्मा आपको हम बताएं, एम हिदायतुल्लाह ने भी कहा है। लेकिन अगर न्यूट्रली भी पूछे, क्योंकि ज्यादातर विद्वान कहते हैं, हिदायतुल्लाह साहब ही क्यों, और भी बहुत सारे विद्वान कहते हैं, और उसका नेचर ही ऐसा है कि वो आत्मा है। लेकिन जब वहीं अंबेडकर साहब का नाम दे दे कि अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तो पहला जवाब होगा आपका अनुच्छेद 32। दूसरा, अगर अनुच्छेद 32 नहीं है तो मौलिक अधिकार। अब जाके बनाइए, गलती होगा तो बताइए, कभी गलती होगा ही नहीं। यही कंफ्यूजन होता है। बात समझ गए ना। किस तरीका से न्यूट्रली पूछे, कोई नाम नहीं दे, पूछे संविधान की आत्मा, ऑप्शन में प्रस्तावना है, सीधे पाला जाए। दोनों है, प्रस्तावना है, 3200 है, प्रस्तावना के फेवर में जाइएगा। ठीक है, प्रस्तावना के फेवर में जाइए। क्लियर है। और वहीं दे दे अंबेडकर के अनुसार। जब अंबेडकर के अनुसार दे दे, तब तो आपको प्रस्तावना भी रहे तो फेवर में नहीं जाना है। अनुच्छेद 32 पहला जवाब होगा, और फिर या मौलिक अधिकार दूसरा होगा। ये भी चर्चा करेंगे जो मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे। ओवरऑल प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, यह भी सवाल आता है। तो एम हिदायतुल्लाह, अभी ना लिख लो, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? प्रस्तावना को की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? बारकर। ये कई बार ये सवाल आईएएस में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए। उसी तरह से एक विद्वान है, नाम बड़ा प्यारा है, एन ए पालकी वाला। पालकी वाला, पहले बिया कोची पर हो गया, पालकी पर। अरे में तो बहुत लोग देखल, फिल्म में तो देखल ही बानी सन, पालकी, है ना। तो नाम है एन ए पालकी वाला। उन्होंने जो है प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड कहा है, संविधान का परिचय पत्र। संविधान का, भरिए, संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र। एन पालकी वाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा सबसे पहले जोड़ा गया था, सबसे बाद में, लेकिन किताब में सबसे पहला पेज भर लीजिए। प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा सबसे अंत में स्वीकार किया गया। अब केशवानंद केस जो है काफी महत्वपूर्ण केस है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए हमने केशवानंद से संबंधित जितनी जानकारी है उसको दे दिया है। इसको आप लोग पढ़िएगा, समझ में आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा लाइए, किताब लाइए। जैसे ही ये खत्म हो रहा है तो नीचे आपको थोड़ा सा जगह मिला है, इसी में आपको छोटे छोटे हैंडराइटिंग में थोड़ा 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको भी लिख लीजिए। प्रस्तावना से ही रिलेटेड है, लिखिएगा। ऐसे बना के लिखिए ना, एरो बना लीजिए, लिखिए, लिखिएगा। के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु कौमा प्रजातांत्रिक गणतंत्र
गणतंत्र प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। छोटा वाला को वो लिखा देंगे, ठीक बा। के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी याद होगा। के एम मुंशी साहब ने प्रस्तावना को क्या कहा? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। ये पूछा हुआ सवाल है, फिर कह रहे हैं आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तब समझ में आएगा सर इतना डीपली काहे पढ़ाते। कोई रिस्क नहीं, आराम से पढ़िए। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में जाके बैठी ना सवाल बने आके कहिए सर प्रस्तावना पढ़ा दिए, देखिए सवाल पूछा नहीं बना। जीएस है, अथाह सागर है, फिर भी हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी कहां तक पढ़ सकता है पता है हमको, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना किताब बाजार में है सब हमको पता है, उससे बाहर थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। के एम मुंशी ने जो है प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है? जन्म। चलिए नेक्स्ट नीचे जगह होगा, देखिए थोड़ा थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। लिखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को प्रस्तावना को नहीं, किस चीज को? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, एक पवित्र दस्तावेज, एक पवित्र दस्तावेज, एक पवित्र दस्तावेज कहा है, ठीक है। एक और पॉइंट लिखिए, यूपीएससी वाले जरूर लिखिएगा। जगह नहीं होगा तो किताब को मोड़ लीजिए, कोना कोनी कहीं लाइए, बता रहे है ना, तब न लगेगा कि पढ़ाकू बानी सन, हेप पर लिखल जाए। हाँ क्या कीजिएगा, इधर उधर लिख दीजिएगा ना, भूल जाइएगा, इसी पे लिखिएगा। कोई किताब कॉपी अलग कॉपी पे मत लिखिए, ना तो कॉपी कानून रोले रह जाए या पता चली गोयल काम से आई रही नहीं तो कहियो ना भूलाई, ठीक है। ये सब हम लोग का एक्सपीरियंस है, इसलिए हम कहते हैं इसी पर लिखिए, थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नाम है, केस है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बोमई, बोमई हम ना हलामनी किया, बोमई तब केस है। बोमई आदमी के नाम है, बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा केशवानंद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में एससी लिख सकते हैं, घरे जाके कर मतलब शेड्यूल कास्ट मत निकाल लीजिएगा, ना तो लोगों का बड़ी मास्टर पढ़ले बड़ी है ना, शिकायत हमार हुई तो बुझाए तो एससी लिखी ना तो पूरा लिखी सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और केशवानंद, ये दो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। तो फिर सवाल उठता है किस केस में उसने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। वो अलग बात है, वो केस था केशवानंद के पहले ही वाला, क्योंकि लास्ट इस मैटर पे लास्ट केस हुआ है केशवानंद, उसके बाद से मैटर खत्म हो गया। अंग है, संसद को शक्ति है, जहां मन करे वहां छेड़छाड़ करे, किंतु आधारभूत ढांचा को मैटर खत्म हो गया। एक और केस हुआ था केशवानंद से पहले, उसका नाम है
गोलकनाथ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जब अंगे नहीं है तो संशोधन करने का अधिकार संसद को होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से प्रस्तावना गजबे एगो कागज बन गया था कि कोई इसको छू ही नहीं सकता था। तो फिर बाद में केशवानंद में, है ना, इसको सल्टाया गया कि नहीं, अंग है, संशोधन कीजिए, किंतु आधारभूत ढांचे को छोड़। तो इसमें कंटिन्यू लिखिएगा, कंटिन्यू, जबकि, जबकि जोड़िए, जबकि, है ना, कंटिन्यू, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, या पंजाब राज्य भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के केस में, के केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, प्रस्तावना को संविधान का अंग, संविधान का अंग नहीं माना। चलिए, तो ये एकदम डीपली आपको नॉलेज दे दिए, किसमें अंग माना, किसमें अंग नहीं माना। तो दो गो याद रखिएगा, बोमई और केशवानंद, इसमें अंग माना, जबकि गोलकनाथ में अंग नहीं माना। क्लियर है? किस विद्वान ने प्रस्तावना को किस किस नाम से संबोधित किया, वैसा सवाल भी समाप्त है। कोई क्वेश्चन बैंक लाए ISPCS? लाइए, लाइए, मेहनत किए हैं तो देखा जाए बन रहा है कितना। चलिए, घबराइए नहीं आप लोग, जो लोग नए हैं नहीं घबराइए, और जो पुराने हैं, जो पढ़े हैं, बिल्कुल जवाब दीजिए। नहीं जवाब दीजिएगा तो बैठ के विश्लेषण कीजिए कि हम क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं। उद्देशिका ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपके सामने सवाल है, IAS 1997 का सवाल है। ये पूरा प्रस्तावना दे दिया है और लास्ट में फिल इन दी ब्लैंक्स। प्लीज शांत हो जाइए, मेरे तरफ देखिए, आपस में गप नहीं करना है क्लास आवर में। हम यहाँ है ना, गप कीजिए हमसे, कोई भी बात हमसे शेयर कीजिए। ये पूरा प्रस्तावना यहां लिख दिया और लास्ट में आज डैश डैश डैश, क्या भराएगा? किताब नहीं है, कोई बात नहीं, कहां तक किताब खोज रहे हैं? यहां देखिए, हम जो पूछ रहे हैं, ठीक है ना, देखे ना, आपके सामने ने सवाल बताए थे ना, इसीलिए बोले थे कि इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो इसमें 4 गो ऑप्शन है, लेकिन यहां पे तनको मिस्टेक कीजिएगा, गलती हो जाएगा। बताते हैं क्यों। क्योंकि यहां डेट लिख दिया है 26 जनवरी 1950 को, प्रस्तावना में क्या था? आज नहीं, यानी आज संशोधन करके जोड़ा गया उसको। अब आप बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। ए है, हड़बड़ाइएगा नहीं, पहले पूरा ऑप्शन सुनना चाहिए, ऐसे सवाल का खतरनाक होता है। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कौन सही है? ए के फेवर में कितने लोग हैं? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के फेवर में, ए के फेवर में कोई नहीं। बी के फेवर में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कोई नहीं है। सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कितने लोग हैं? सी के फेवर में इतने लोग हैं, गिराइए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसके फेवर में कितने लोग हैं? गलत बनी, काहे ध्यान ना देनी, का कोनी 26 जनवरी 1950 आए 42वां संशोधन में करके सब जोड़ल गए बा, तो फिर वो 50 में रहे का, तो फिर डी कैसे हो जाए? जब हुई तो का हुई?
अच्छा, ए काहे ना हुई, ए भी सही बा लेकिन अधूरा बा। बात सुनिए, ए भी सही है लेकिन उससे बढ़िया जवाब सी है। अच्छा, बी काहे गलत है, यो जवाब जानिए। बी काहे कि यहां धर्मनिरपेक्ष दिया है। धर्मनिरपेक्ष तो संशोधन करके जोड़ा गया बाद में, आई कह रहा है ना 1950 में। बात समझ गला, जे हाथ ना उठेलक अपने आप के होशियार मत बुझो, तू भगोड़ा बा। बाकी जे हाथ उठेले बा उ शहीद भइल, गलत भइल बा। तो शहीद बनना कबूल कीजिए, भगोड़ा बनना कबूल मत कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल देखे ना कैसे घुमा के पूछा। हम ये आपको बताना चाह रहे कि इस टेक्निक से सवाल पूछता है। जमाना गलई, कब, कौन, कहां, अब पूछेला क्यों, कैसे, कारण बताओ, व्याख्या करो, फंस जाला आदमी वहीं में, है ना। सवाल के हिसाब से जवाब देखना होगा। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। सुनिए फिर से सवाल, खूब अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, कितना बार समझाएं। भारत के संविधान के जो निर्माता थे उनका आइडियोलॉजी, उनका विचार, उनका उद्देश्य कहां दिखाई देवेला? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, कहां? ये सवाल था, तुड़ के समझा दिए, क्लियर समझ में आ गया, ऑप्शन भी नहीं पढ़ने दिए। और ये सवाल कलेक्टर का था, आईएएस 2017। आज से ना हम कमोतियानी में 12 से पढ़ावतन, 11 से, आज 2017 में पूछ ले। देखिए आसानी से बनता है कि नहीं बनता। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए खतरनाक सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? वाह, मेरा सपना पूरा। ये सब हम आज से नहीं, देखिए 2018 में पूछले है, 11 से पढ़ा, 11 लड़का को बोले थे बहु रियाज करिए 5 प्रकार के विशेषता, 3 प्रकार के न्याय। अब देखिए सेम यही सवाल रिपीट किया है कि नहीं किया है। लोग कहता है अनुभव बहुत मायने रखता है ना। ये यहां देखिए सीधे पूछा है, न्याय कितने प्रकार का, स्वतंत्रता कितने प्रकार का, समानता। देखिए ये आसानी से बन जाता ना। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में? ऑप्शन का में अपना मन खटपटाए के ना, हमें ऑप्शन कहा बा ओकरा हिसाब से जाके पड़ेला। अब चलिए बड़ा खतरनाक, एकरो तनी ध्यान से, बीपीएससी के सवाल है तो पक्का उल्टा पुल्टा हुई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र। बी, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। डी, इनमें से कोई नहीं। ए के फेवर में कितने लोग हैं? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, कोई नहीं। बी के फेवर में एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सी के फेवर में और डी के फेवर में इनमें से कोई नहीं। अब बाकी लोग के फेवर में बाहु इतना चिल्ला चिल्ला कर नरी दुहा गला में बुझाता, दिन भर के एनर्जी एक एक बैच में खत्म हो गए। सुनिए, अब ए काहे नहीं होगा, काहे की अधूरा है। बात समझ रहे हैं? ये चारों में सबसे विस्तार से कौन है? सी है। सिंपल जाओ, ए भी सही है, ऐसा नहीं कि एक गलत है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, सब सही है। लेकिन जो सी है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव है, तो हम लोग मैक्सिमम विशेषता को न लेंगे, है कि नहीं? तो इस तरीका से देख रहे हैं ना, हम पहले बोले थे अगर याद नहीं रहेगा क्रमानुसार तो आप गड़बड़ा जाइएगा। चलिए अब देखिए उससे भी खतरनाक सवाल बीपीएससी का, 4 गो शब्द दिले बा, कोह तक क्रमानुसार सजाइए। आपके सामने सवाल, ऐसा नहीं कोई मनगढ़ंत है। यही सब सवाल जाइएगा दिल्ली में बनवाई, वाह दिल्ली में नहीं पढ़ी ले, यहाँ पढ़ाई ले तो घर के मुर्गी दाल बरोबर, उतनो दर्जाना क्यों देवेला। आप दिल्ली में कोई पढ़ रहा हो ना, गारंटी दे रहा है आपका पार्टनर दोस्त कोनो हित परित हो, बैठ के उससे डिस्कशन कीजिए ना पछाड़ दिए तो कहिएगा कोई बोला था। आप उससे ज्यादा सवाल का जवाब सरलता से दीजिएगा, समझा दीजिएगा, उसको पढ़ा दीजिएगा। ऐसा मैं कहो लेकर कोचिंग खोले लगा, बड़ा डर लगेगा, अब इतना समझा के ना पढ़ा। चलिए 4 गो शब्द है, समाजवादी प्रजातांत्रिक सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष, इसका क्रमानुसार सजाना है। समाजवादी प्रजातांत्रिक सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष, इनमें सबसे पहले सार्वभौमिक के मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये बीपीएससी के शब्द है। तो सार्वभौमिक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जगह सार्वभौमिक शब्द देता है, ठीक है? तो आप समझ गए। तो सबसे पहले कौन होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सी होई 1 नंबर में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद समाजवादी, यानी ए होई 2 नंबर में, सी ए।
सर लोकतांत्रिक, लोक धर्मनिरपेक्ष, यानी CADB। CA देख रहे हैं ना, कर्म से याद नहीं रहेगा तो बना पाते, आप कहते सब तो आवते बा, लेकिन कौन पहले रहे कौन बाद में भुला गई, यही से हम आपको उतना दिन से समझा रहे हैं, है ना, एकदम बिल्कुल आसानी से बनेगा ये सवाल। और आगे देखते हैं, अभी देखते चलिए। बीपीएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक है, खूब पूछता है बीपीएससी में ऐसे सवाल, है ना। 60वीं से 62वीं 2016 में भी पूछा हुआ सवाल है। समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, है ना। झारखंड पीसीएस 2016 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इस प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया, बिल्कुल हो जाएगा, ये हो जाएगा अब, ठीक है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संशोधन है, कितना, यूपी पीसीएस, हर पीसीएस में पूछ ले भाई, 42वां संशोधन, इसीलिए क्या हो गया ये मोस्ट 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 VVI, सिंपल, देख रहे हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो आगे कोई भी एग्जाम में पूछेगा, इसीलिए इसको बिल्कुल और आसानी से आप बनाइएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका वर्णन कहां मिलता है, प्रस्तावना में, इसका वर्णन कहां मिलता है। 1975 में कौन शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं था, बाप रे बाप, 1976 में संशोधन भई रहे नहीं, तो सवाल देखिए यूपी पीसीएस का सवाल है, कोनो मौन गढ़ ना हम पूछी ले, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जगह बिहार लोक सेवा आयोग बोले ना, वही उत्तर प्रदेश, जे ना जानता सबके लेके चले दी, तो सवाल दिले बा, तंका घुमा दिले बा 1975 में। अब कितना लोग के तो ई ना पता है कि 42वां कब भय रहे, आ कहीं कंफ्यूज हो गए 73 में भय रहे तो 75 में तो शामिल हो गए, तो गड़बड़ा गए, तो इसीलिए 100 ईस्वी भी याद रखना जरूरी। यानी 75 में बंधुत्व था, संप्रभुता था, समानता था, अखंडता नहीं था, अखंडता जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, खूब शांति से सुनिएगा। संविधान की प्रस्तावना का कानूनी स्वरूप क्या है। ए, यह लागू किया जा सकता है, बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है, सी, विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह सवाल पहले समझिए फिर बनाइएगा। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप, हम आपको समझा रहे हैं कि प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य है, क्या है, तो उद्देश्य को नहीं भी लागू कीजिए, लागू कीजिए, कोई फर्क नहीं, वो तो हमारा है ये, तो इसको डायरेक्टली लागू नहीं किया जा सकता। कोची लागू कीजिएगा, संविधान ना लागू कीजिएगा तो प्रस्तावना लागू नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए प्रस्तावना को सेपरेटली लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना को छांट के संविधान लागू होता है, कानून लागू होता है, प्रस्तावना को लागू कीजिएगा, ये भावना ना है। अब भावना को कैसे लागू कीजिएगा, जैसे हम आपसे बहुत प्यार करते हैं तो जैसा कहता ना, खाता ना, खाता ना, तो भावना है, इसको आप व्यक्त नहीं कर सकते, तो वही हाल प्रस्तावना का है। इसको आप केवल भावनात्मक चीज है, इसको समझ सकते हैं, इसको लागू करना होगा तो क्यों लागू कीजिएगा बताइए। संविधान को ना लागू कीजिएगा तो ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कलेक्टर बन जाएगा, आपको बाबूजी का सपना पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वही बात है। तो प्रस्तावना को डायरेक्टली लागू नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा खतरनाक सवाल था, यूपी पीसीएस 2019 का सवाल, एकदम लास्ट। पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये समाजवादी शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया। चलिए, इसी तरह का केवल सवाल है आपके सामने है, इसको जरूर बनाइए। आईएसपीसीएस पहले एसएससी वाला बना लीजिएगा, पहले एसएससी का बनाइएगा फिर आप उसको बनाइएगा, ठीक है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। खूब ध्यान से सुनिए, कथन कारण वाला सवाल है। कथन कारण सवाल कैसे बनता है सिखाए हैं ना, सिखाए हैं, हमको पता है, शुरू में सिखाए थे, बहुत लोग उस समय नहीं था, एक बार पहले क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सीखना ना पड़ेगा। चलिए, कैसे दिया रहेगा, कथन कारण, इसके सामने कुछ स्टेटमेंट होगा, इसके सामने कुछ स्टेटमेंट होगा। जैसे एक सामान्य एग्जांपल हम लेते हैं जो बताए थे आप लोग को, सीता राम की पत्नी थी, ठीक है। एक सामान्य स्टेटमेंट मैंने ले लिया, सीता राम की, कारण
राम लक्ष्मण के भाई थे। जो लोग जानते हैं वो लोग चुप रहेंगे, जो लोग क्लास किए हैं वो लोग चुप रहेंगे ताकि समझा सके। एक सामान्य दिए, सब लोग इससे परिचित हैं, इस पात्र से। ये रामायण कालीन जो है पात्र है। रामायण में सीता राम की पत्नी थी, राम लक्ष्मण के। अगर ये सवाल समझ में आ जाएगा तो बाकी सब सवाल इसी आधार पे बना लीजिएगा। तो ऐसे सवाल को क्या करते हैं, पहले दोनों को बिल्कुल सेपरेट अलग अलग पढ़ते हैं, एक दूसरे से एकदम संबंध मत जोड़िए। ठीक है, पढ़िए, सीता राम की पत्नी थी, बात सही है कि गलत है? फिर दूसरा, इससे कोई मतलब मत रखिए, इसको अलग अकेले पढ़िए, राम लक्ष्मण के भाई थे, सही है, यानी कथन भी सही है और व्याख्या कर रहा है कि नहीं ये चेक करना है। कारण कथन का व्याख्या कर रहा है कि नहीं ये चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय नीचे से पढ़िए, राम लक्ष्मण के भाई थे इसीलिए अपना मन से जोड़ दीजिएगा। व्याख्या कराना है तो इसीलिए सीता राम की पत्नी थी, राम लक्ष्मण के भाई थे, यही से सीता जी राम जी से बियाह कर ले, सीता जी क्रिया खोले रही हम लक्ष्मण के भाई से बियाह करें। इससे तो यही ना निष्कर्ष निकला, यानी व्याख्या क्या कर रहा है, कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या गलत है। अब बना के देखिएगा, बयान बताएंगे, मुंह दुखा देंगे। अब बात समझ में आया ना?